हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपके इस विषय के अंतर्गत नए टॉपिक विद्यालय भवन के बारे में। स्कूल बिल्डिंग। विद्यालय भवन जो है वो एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत विद्यालय की स्थिति, इमारत, खेल का मैदान, फर्नीचर, यंत्र और अन्य साज सज्जा आती है। जब तक विद्यालय की स्थिति का चुनाव, स्थिति मतलब पोजीशन जहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है, उसका चुनाव उपयुक्त ढंग से नहीं किया जाएगा, तब तक विद्यालय जो है उसकी स्थिति हमें पूर्ण रूप से लाभ नहीं देगी। क्योंकि विद्यालय की स्थिति का प्रभाव विद्यालय की पूर्ण शैक्षिक व्यवस्था पर ही नहीं बल्कि छात्रों के भी शारीरिक एवं मानसिक विकास पर पड़ता है। विद्यालय के लिए उपयुक्त भूमि, पास पड़ोस, शुद्ध जल, वायु और प्रकाश आदि का होना अनिवार्य है। क्योंकि अच्छी स्थिति के साथ साथ भवन का उपयुक्त ढंग से निर्माण भी किया जाना आवश्यक है। क्योंकि पहले की जो प्राचीन काल की हमारी जो आवश्यकताएं थीं वो दूसरी थीं और आज के वर्तमान युग की जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो दूसरी हैं। पहले के समय में वैदिक काल में अगर हम देखें तो गुरु जो है वो अपने शिष्यों को पेड़ के नीचे चटाई पर बैठाकर या भूमि पर बैठाकर मौखिक रूप से शिक्षा प्रदान कर देते थे और बहुत ही शांत वातावरण में उनका जो शिक्षण अधिगम था वो बहुत ही उत्तम था। लेकिन आज के युग में जब हम सीखने और सिखाने की बात करते हैं तो हमारी जो टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, वो बहुत ही अलग हैं, पुराने प्राचीन काल से ज़्यादा सरल नहीं है। तो इस वजह से हमें विषय के लिए सैद्धांतिक रूप के साथ साथ उसका व्यवहारिक रूप भी देना है, जिस कारण हमें प्रैक्टिकल वगैरह की भी आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमें लैब, उपकरण, अन्य सामानों की आवश्यकता है। तभी विद्यालय जो है अपने उद्देश्यों की पूर्ति एवं कर्तव्यों का पूर्ण निर्वाह कर सकेगा जब वो हर दृष्टि से उत्तम होगा। साथ ही साथ विद्यालय केवल वो स्थान नहीं है जहाँ शिक्षण परंपरागत तरीके से होता, बल्कि ये बालक के घर के समान होता है। हम एक परिवार के रूप में होते हैं, हम बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं, हम बच्चे के भविष्य का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। इसी संबंध में रेलर तथा अन्य ने भी लिखा है, द स्कूल प्लांट इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स and responsibilities of the school administration. It is of great importance because of the impact of the plant on the educational processes and program. अब हम बात करते हैं विद्यालय भवन के चयन, स्थान के चयन संबंधी अन्य तथ्यों के बारे में। इस पर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा आता है कि विद्यालय की स्थिति, पोजीशन ऑफ स्कूल। तो पोजीशन की जब हम बात करते हैं तो यही चीज़ आती है कि विद्यालय भवन जहाँ पर स्थित है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो जाहिर सी बात है कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हो, स्थानीय लोगों के अनुसार हो, वहाँ के जो भी सुविधाएं हैं उनके अनुसार हो। भूमि समतल हो, आसपास की भूमि में कुछ ऊंचा नीचा ना हो ताकि पानी ना भरे। पास में कोई गंदा नाला या तालाब या नदी ना हो ताकि उससे भी किसी न किसी दुर्घटना का भय रहता है। नगर तथा उद्योगों के कोलाहल से दूर हो ताकि शांत वातावरण हो और बच्चे अपना शिक्षण अधिगम मन लगाकर कर सकें। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है भवन। भवन जो है उसमें प्रकाश, वायु आदि की पूर्ण सुविधा हो। भवन प्री प्लान्ड हो अच्छे से ताकि उसमें कोई तोड़फोड़ ना की जा सके। भवन में शौचालय, साइकिल स्टैंड, पीने का पानी, स्टाफ रूम, मनोरंजन कक्ष, सभागार आदि का भी प्रावधान रखा जाए। साथ ही साथ भवन विद्यालय की अनेक आवश्यकताओं के लिए भी पर्याप्त हो। उसके बाद हम बात करते हैं क्लासरूम की, कक्षा कक्ष। क्लासरूम जो है इसमें विद्यालय भवन में कक्षा कक्षों की स्थिति, आकार और संख्या का ध्यान रखना आवश्यक है, जिसको ध्यान में रखते हुए ही हमें क्लासरूम डिज़ाइन करने चाहिए। काफ़ी लंबे चौड़े होने चाहिए, जितने हमारी छात्रों की संख्या है उसके अनुसार होना चाहिए। दूसरा है हमारा प्रधानाध्यापक कक्ष, प्रिंसिपल रूम। प्रिंसिपल रूम की जब हम बात करते हैं तो उसका जो स्थान है वो ऐसी जगह पर हो जहाँ से उसके जितने भी क्लासरूम्स हैं, जितने भी उसके अन्य कर्मचारी हैं, उन सभी के कमरों की निगरानी हो सके, ताकि सभी को ये लगे कि हाँ वो कहीं ना कहीं उपस्थित हैं और वो कहीं ना कहीं से हम पर नज़र रखे हुए हैं। तो इस वजह से प्रधानाध्यापक का भी कक्ष ऐसा होना चाहिए। दूसरा है हमारा मेन ऑफिस। मेन ऑफिस की जब हम बात करते हैं तो इसका जो ऑफिस है वो जाहिर सी बात है कि प्रिंसिपल रूम के बगल में ही होना चाहिए ताकि प्रिंसिपल और ऑफिस का जो इंटरेक्शन है वो बना रहे।
साथ ही साथ किसी न किसी अगर चर्चा परिचर्चा का विषय है तो भी सभी शिक्षकों के साथ एवं अन्य कर्मचारियों के साथ मीटिंग ली जा सके। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं शिक्षक वर्ग मतलब स्टाफ रूम की। स्टाफ रूम की भी बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि जिस शिक्षक का रिक्त कालांश है उसमें वो जाकर वहाँ पर विश्राम करे या अपने अन्य कार्यों को वहाँ पर संपादित करे, जैसे कॉपी चेक करना, पेपर बनाना। इसके अलावा जितनी भी उसके शिक्षक संबंधी गतिविधियाँ होती हैं उन सभी को वो क्लासरूम के बाहर अपने स्टाफ रूम में कर सके। नेक्स्ट है सभागार, असेंबली हॉल, सेमिनार हॉल। ये भी बहुत होना आवश्यक है, क्योंकि किसी न किसी हम कोई ना कोई कार्यक्रम विद्यालय में होता है तो जाहिर सी बात है कि वो अक्सर हम कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसके लिए वहाँ पर सुविधा होनी चाहिए। हॉल में वायु, प्रकाश और बिजली की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही उसके जो अन्य सहयोगी चीज़ें हैं, माइक, मंच, पंखे, कालीन, फर्श, ये सब भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि हम भांति भांति के सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों को कर सकें। नेक्स्ट हमारा जलपान गृह, कैंटीन। कैंटीन भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भोजन जो है छात्रों के लिए हो या शिक्षकों के लिए हो, इसकी भी व्यवस्था होना वहाँ पर ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर साफ़ सफाई का बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन वगैरह हो, साफ़ सुथरा और गंदगी पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाए। इसके अलावा जो अन्य सारी चीज़ें हैं जो भी विद्यालय के लिए भवन में बहुत आवश्यक हैं, पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, साइकिल स्टैंड है, शौचालय है, स्टोर आदि की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि सभी चीज़ों के लिए हमारे पास जगह हो। उसके बाद हमारे आते हैं विद्यालय भवन के प्रकार, जिसमें पहला है मध्यवर्ती या केंद्रीय हॉल वाले भवन, दूसरा है केंद्र में मैदान वाले विद्यालय, और तीसरा है मंडपाकार विद्यालय वाले भवन। तो ये हम आपको क्लासरूम में बता चुके हैं बहुत ही अच्छे से कि कौन कैसा किस टाइप का होना चाहिए, जिसमें हमने कई भांति भांति की आकृतियों के पढ़े भी थे, EHTIUV आकृति के भवन, जिसमें आसपास ऑफिस और हमने क्लासरूम वगैरह को डिज़ाइन किया था। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि स्टेप्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग क्या हैं। भवन निर्माण की जब हम बात करते हैं तो उसके चरण क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम छात्रों की संख्या के अनुसार भवन के आकार का निर्धारण करें, मतलब फ्यूचर के हिसाब से हम आकलन कर लें, ऑब्जर्व कर लें कि हमें कितने आकार का भवन का निर्माण करना है। दूसरा चरण है भूमि का प्रबंध। उस जितनी भी हमने बिल्डिंग के बारे में सोचा है उसके अनुसार हमें जितनी भूमि की आवश्यकता है उसका हम प्रबंध करें। साथ ही साथ तीसरा स्टेप है भूमि का चयन उपलब्ध भूखंडों में, मतलब भूमि का सिलेक्शन करें कि भूमि हमारे अनुसार हो, ऐसा ना हो कि वहाँ पे किसी न किसी जैसे वन विभाग की ज़मीन ना हो आसपास, या वहाँ की कोई ऐसा चुंबकीय क्षेत्र ना हो जिससे वहाँ पर आसपास कोई उद्योग ना चलता हो, नदी नाले ना हो। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है भूमि के स्वामित्व का प्रबंधन। अभिलेखों में विद्यालय के नाम भूमि कराई जाए, ऐसा ना हो कि किसी दूसरे के व्यक्ति के नाम बिल्डिंग हो, दूसरे व्यक्ति के नाम ज़मीन हो। नेक्स्ट है भवन आकार का चयन, मतलब हमें उसका नक्शा पास कराना चाहिए, कैसे क्या जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनके द्वारा नक्शा अप्रूव कराना चाहिए। नेक्स्ट है उसके बाद लागत का आकलन कि हमें कितने बिल्डिंग बनानी है, कितने फ्लोर्स बनाने हैं, क्या क्या कैसे करना है, उसकी संपूर्ण कार्य की हमें लागत आंकनी है कि कितना खर्चा आएगा। उसके बाद हमारा पॉइंट है संसाधनों की व्यवस्था। संसाधन मतलब हमारे वित्त संसाधन, मानव संसाधन, तकनीकी संसाधन, ये सारी क्रियाएं हमें कैसे उपलब्ध करनी है और उनका कैसे इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद अगला पॉइंट है वित्तीय व मानवीय संसाधनों के कार्यों का अभिलेखीकरण। तो जितने भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी गिनती, उनका रजिस्टर, टीचर्स रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, स्टूडेंट्स अटेंडेंस रजिस्टर, फाइनेंशियल जितनी भी चीज़ें, सैलरी, फीस, ये सारी जो है इनका डेटा होना चाहिए। नेक्स्ट है अभिलेखों का पूरण व अनुरक्षण व अनुश्रवण। जितनी भी डेटा हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, उनकी सही तरीके से हमें रखवाली करनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है भूमि पूरित होने की सूचना और प्राप्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। अर्थात जितनी भी भूमि से संबंधित सूचनाएं हैं वो सब हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। साथ ही साथ जितनी भी धनराशि हमारे पास आ रही है एज अ शुल्क, उसका उपभोग कितना हमने कहाँ किस मद में किया है, इन सब का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये था स्कूल बिल्डिंग के लिए
कई सारी चीज़ें जिनके बारे में हमें आवश्यक ध्यान रखना चाहिए विद्यालय संबंधी निर्मित करने के लिए उद्देश्य के प्रति।